हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम एक नए साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किस तरह से मुग़ल की स्थापना हुई, किस तरह से वो भारत आए और कौन कौन सी चीज़ें जो है भारत में की है, जिसका जो है आज भी हम उसको देख रहे हैं। तो इसी पे जो है पूरा टॉपिक होगा। हमने इसके पहले दो वीडियो देखे थे, जिसमें से एक हमने जैन धर्म और दूसरा जो है बौद्ध धर्म संबंधित देखा था। महत्वपूर्ण है, और जिस तरह से सिलेबस चेंज हुआ है उस दृष्टि से भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये दूसरे स्टेट जो पीसीएस होते हैं या दूसरे एग्ज़ाम होते हैं, उसमें तो ये रेगुलर तौर पे जो है पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे मुग़ल साम्राज्य यानी मुग़ल एम्पायर। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है हम जानेंगे। दोस्तों, जो इस चैनल पे पहली बार जुड़ा है या पहली बार वीडियो देख रहा है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाए जा रहे वीडियो का अपडेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं मुग़ल साम्राज्य। सबसे पहले जो है हम, क्योंकि अभी हमने सबसे पहले जो है हमने पढ़ा था गुलाम वंश। अब इसके बाद खिलजी वंश आता है, पर अभी इसको अभी हमने छोड़ रखा है। खिलजी वंश आता है, इसके बाद फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। ठीक है, और लोधी वंश के जस्ट बाद ही मुगल साम्राज्य आता है। ठीक है, दक्षिण में कुछ और शासक हुए जिसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ये क्रम है जो भारत में जो है महत्वपूर्ण, जिसका ज़्यादा प्रभाव रहा, उसी पे जो है हम बात कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको जो एक क्रम बताया है ना, उसी क्रम के तहत जो है हम देखेंगे। तो उसी क्रम के तहत जो आता है वो है मुगल। ठीक है, मुगल साम्राज्य आता है ना। लोधी वंश के जस्ट जो अगला आता है वो मुगल आता है। तो मुगल में सबसे पहले जो है बाबर की बात होती है, क्योंकि मुगल वंश की स्थापना जो है बाबर ने ही की थी। ठीक है, लोधी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। इस याद रखिएगा, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहीं से बनते हैं। जैसा मैंने अभी कहा कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो लोधी वंश का अंतिम शासक जो है इब्राहिम लोधी था। तो उसको हरा कर जो है बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो अब हम बिल्कुल एक एक चीज़ बहुत ही डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बाबर की। ठीक है, बाबर की यानी यहाँ से जो है मुगल एम्पायर स्टार्ट होता है। तो जो मुगल थे, पूरा मुगल की बात कर रहे थे, मुगल मंगोल और तुर्की वंश के मिश्रण के रूप में उत्पन्न वंश है ना। कहने का मतलब ये है कि जो मुगल एम्पायर जो हम पढ़ रहे हैं वो मंगोल और तुर्की वंश के, इनके मिश्रण से जो है उत्पन्न जो है वो वंश है। माता की ओर से बाबर की बात हो रही है। माता की ओर से मंगोल वंशी चंगेज खां के संबंध रखते थे और पिता की ओर से तुर्क शासक संबंध रखते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक, यानी मुगलों ने स्वयं को तिमूर वंशी माना। यानी कहने का बेसिक मतलब है कि जो मुगल है वो मंगोल और तुर्की वंश के मिश्रण है, मिश्रित रूप से उत्पन्न है। कहने ठीक है, जिसमें पिताजी जो है तुर्की शासक के थे और जो माता है जो है वो मंगोल वंशी चंगेज़ खां से संबंध रखती थी। इस तरह से जो है, लेकिन उन्होंने जो है पिता के यानी तुर्क शासक वंशी जो है इन्होंने अपने आप को माना। ठीक है, तो बाबर के साथ भी यही था। बाबर की जो माता थी वो मंगोल से संबंधित थी, यानी चंगेज़ खां संबंधित थी, वंश उनके वंश से संबंधित थी, और पिता जो है तुर्क शासन से संबंधित थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बाबर का जो जन्म था, ठीक है, बाबर का जो जन्म था 14 फरवरी 1483 को अफगानिस्तान के फरगना प्रांत में हुआ। ठीक है, 14 फरवरी 1483 में, है ना। 1483 में जो है, 14 बोल रहा हूँ है ना, ध्यान रखिएगा, 1483 को अफगानिस्तान के फरगना प्रांत में हुआ। ठीक है, अफगानिस्तान में आता है। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगना का एक तुर्क शासक था। ठीक है, इसके बाद जो है, अब बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ठीक है, ये पूरा नाम भी कभी कभी पूछ लेता है कि बाबर का पूरा नाम क्या है, एमपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, मैं इस पूरे मुगल एम्पायर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, साम्राज्य पढ़ा रहा हूँ, उसमें किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है बीच बीच में मैं आपको वो भी बताता चलूँगा। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, पिता के पक्ष में तैमूर हुआ, माता पक्ष में चंगेज़ खां हुआ। जैसे हमने अभी ऊपर बात की, बाबर फरगना अफगानिस्तान में अपने पिता का उत्तराधिकारी था। ठीक है, लेकिन उसके दूर के रिश्तेदार सहवानी खान उज़्बेक ने उसे पराजित कर
पराजित कर, ठीक है, क्या कर दिया, उनको विस्थापित कर दिया। लेकिन बाबर शरणार्थी बन गया, लेकिन शीघ्र ही उसे अपने चाचा को हराकर काबुल पुनः प्राप्त कर लिया। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो उसके रिश्तेदार थे, चाचा थे, उज्बेक थे, और उन्होंने क्या कर दिया, पराजित कर उसको क्या कर दिया, शरणार्थी बना दिया। लेकिन उसने जो है, बाबर ने फिर से जो है वो अपने चाचा को हराकर और फिर से जो है काबुल पर अधिकार कर लिया। ठीक है, बाबर की रुचि धीरे धीरे, अब जब इस तरह से जो है उसने काबुल को हराया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, बाबर की जो है रुचि किस पे पड़ने लगी, भारत पे पड़ने लगी, क्योंकि धीरे धीरे कुछ शासक भारत पे धीरे धीरे आने लगे थे। तो बाबर की धीरे धीरे रुचि क्या होने लगी, भारत में होने लगी, और उसने भारत पर 4 आक्रमण किए। ठीक है, कौन कौन से आक्रमण किए हम उस पर भी बात करेंगे। 4 आक्रमण किए। सन 1519 में बाबर ने पहला अपना लिखा है यहाँ, पहला, हाँ जी, पहला आक्रमण बिजौर पर किया। ठीक है, ये अपना नहीं है, पहला है, पहला। ठीक है, तो पहला जो आक्रमण है वो बिजौर पर किया और बिजौर एवं भीरा को जीत लिया। ठीक है, यह भारत विजय के लिए किया गया पहला आक्रमण था। ठीक है, यानी बाबर द्वारा ये किया गया पहला आक्रमण था। इसी युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम बारूद एवं तोपखाने का प्रयोग किया, पहली बार। अब प्रश्न यहाँ से यही बनता है कि मुगल वंश के किस शासक ने पहली बार बारूद एवं तोपखाने का प्रयोग किया। ऑप्शन में आपको मिलेगा बाबर, अकबर, अकबर 100% अकबर मिलेगा, और औरंगजेब भी मिलेगा, और जो इसके बाद जो एक और ऑप्शन होगा वो होगा शेर शाह सूरी का नाम। ठीक है, हम सूरी के बारे में एक सेपरेट वीडियो पढ़ेंगे, क्योंकि उसका योगदान बहुत ज़्यादा है, और आज भी जो है हम उस चीज़ को देखेंगे आज से कनेक्ट करके। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि ये काम किया है बाबर ने। ठीक है, किसने किया है, बाबर ने। बारूद और तोपखाने का पहली बार प्रयोग किसने किया है, बाबर ने किया है। ठीक है, बाजौर और पीरा के युद्ध में। ठीक है, चलिए, तो ये तो यहाँ शुरुआत हो गई, और धीरे धीरे करके जो है जब जीत लिया तो बाबर क्या हुआ, क्योंकि ये सब साम्राज्यवादी थे, अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे, तो बाबर भी साम्राज्यवादी ही था। ठीक है, अब क्या हुआ, अब बारी आई पानीपत की युद्ध की। ठीक है, तो पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ। एकदम बिल्कुल एकदम क्लियर फैक्ट है। ठीक है, इनके बीच में हो गया। ठीक, अब ये तो हो गया युद्ध कि मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हो गया। लेकिन कंडीशन क्या बनी इस युद्ध की, ठीक है, तो वो हम क्या पृष्ठभूमि थी, हम उस पृष्ठभूमि पे जो है थोड़ा थोड़ा करके हम देखेंगे। ठीक है, तो बाजौर तथा भीरा पर कब्जा करने के बाद बाबर उन प्रदेशों पर अपना अधिकार जताने लगा जो तैमूर ने जीते थे, पहले जीते थे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इसी क्रम में बाबर ने इब्राहिम लोदी के पास एक दूत भेजकर कहलवाया कि जो इलाके तैमूर के थे उन्हें बाबर को वापस कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि उस समय पे जो इब्राहिम लोदी भी था बाबर के समय पे। ठीक है, उसी के समकालीन है, क्योंकि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ही तो पानीपत का युद्ध हुआ था, पहला पानीपत युद्ध, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये पृष्ठभूमि जो है धीरे धीरे तैयार हुई कि मतलब इब्राहिम लोधी को जो है के पास जो है बाबर ने एक दूत भेजा कि भाई जो भी तैमूर के इलाके थे उन्हें हमें वापस कर दो। ठीक है, अब कोई जीते हुए अपने साम्राज्य क्यों देगा किसी को, है ना। परंतु आगे देखते हैं इसी में, परंतु लाहौर के सूबेदार दौलत खां लोधी ने उस दूत को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, परंतु लाहौर के सूबेदार दौलत खां लोधी ने उस दूत को इब्राहिम लोधी के पास नहीं जाने दिया, जाने ही नहीं दिया। ठीक है, कि दूत उसके पास जाए और ये चीज़ बताए, तो उसको पहले ही दौलत खां लोधी ने क्या कर दिया, रोक दिया। ठीक है, ये इब्राहिम लोधी के साइड के थे, बट होता है ना कि आपस में ही एक दूसरे से ईर्ष्या और सत्ता के लिए जो है इस तरह की चीज़ें होती हैं। दौलत खां, अब क्यों रोका दौलत खां लोधी ने उस दूत को बाबर के पास जाने से, क्यों रोका, दौलत खां लोधी ने अपनी आय का एक हिस्सा इब्राहिम लोधी को देता था, पर उसने दिया नहीं। ठीक है, अब नहीं दिया, अगर उसकी वजह से वो चला जाता तो क्या होता, उस दौलत खां लोधी पे कार्रवाई होती। ठीक है, तो इस डर से जो है उसने नहीं जाने दिया। कार्रवाई के डर से जो है अपने बेटे दिलावर खां को बाबर के पास भेजा और भारत पर आक्रमण करने के लिए न्योता दिया। ठीक है, अब मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको कि बाबर ने एक दूत भेजा इब्राहिम लोधी के पास कि आप जाइए और उनको बोलिए कि जो तैमूर के जीते हुए क्षेत्र थे वो हमें वापस कर दे। ठीक है,
परंतु जो है एक सूबेदार था, दौलत खां लोधी का, इब्राहिम लोधी का सूबेदार था, उसने क्या कर दिया, बाबर के पास उसको पहुंचने नहीं दिया, इब्राहिम लोधी के पास। ठीक है, क्यों नहीं पहुंचने दिया? क्योंकि इब्राहिम लोधी को जो है अपनी आय का एक हिस्सा देता था, क्योंकि उस सूबे का क्षेत्र का वो मुखिया था ना, दौलत खां लोधी। किसका? लाहौर का। अब इस डर से कि भाई कि इब्राहिम लोधी क्या उस पर कार्रवाई करेगा, तो उसने क्या कर दिया, अपने बेटे को, दौलत खान लोधी ने अपने बेटे को क्या, किसके, बाबर, उल्टा बाबर के पास भेज दी कि भैया आप जाके जो है इब्राहिम लोधी के साथ जो है आक्रमण कीजिए। ठीक है, ये उसने उल्टा उसने ये किया। अब इसके बाद क्या हुआ, तो इब्राहिम लोधी से पराजित होकर, ठीक है, इब्राहिम लोधी से पराजित होकर बहलोल लोधी का जो बेटा आलम खां था, आलम खां लोधी, वो भी बाबर के पास काबुल पहुंच गया और उसने भी कहा कि आप जो है भारत में आके आक्रमण कीजिए। ठीक है, मतलब ये भी कुल मिला के ये कि लोधी जो है, इब्राहिम लोधी जो है, इब्राहिम लोधी को हराने के पीछे जो है इन्हीं के जो साथ के थे, उन्हीं ने हरवा दिया। ठीक है, यानी जो उनका एक सूबे का मुखिया था, क्षेत्र जिसे हम कहते हैं दौलत खां लोधी, और उसका बेटा दिलावर खां लोधी और आलम खां लोधी, इन लोगों ने क्या किया, एक गुजारिश की इब्राहिम उसे, बाबर से, कि आप आइए और युद्ध लड़िए, युद्ध कीजिए, जो भी होगा आपका ही होगा। ठीक है, इस तरह से जो है, ठीक इसी तरह राणा सांगा भी, ठीक है, इसी प्रकार राणा सांगा का भी एक दूत भी बाबर के पास पहुंचा और बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए न्योता दिया और कहा कि जिस समय बाबर दिल्ली पर आक्रमण करेगा उसी समय राणा सांगा जो है आगरा पर जो है आक्रमण करेगा, ऐसा कहा। ठीक है, तो कुल मिला के ये कि 3-4 लोगों ने जो है मिलकर बाबर से आक्रमण कर भारत पर आक्रमण करने के लिए कहा। ठीक है, आमंत्रित किया। ठीक है, तो बाबर ने ठीक है, तो इस तरह से जो है क्या हुआ, इस तरह से जो है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच 21 अप्रैल 1526 को प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ, जिसमें से जो है बाबर जीता और इब्राहिम लोधी बुरी तरह से पराजित हो गया। ठीक है, बाबर ने युद्ध क्षेत्र में तुलुगमा पद्धति का प्रयोग कर इब्राहिम लोधी की सेना को घेर लिया और रूमी पद्धतियों, यानी तोपों को फजाने की पद्धति के द्वारा, इसे रूमी पद्धति को बोला जाता है, तोपों को फजाने की पद्धति के प्रयोग से तोपों को फजाया तथा तोपची उस्ताद अली और मुस्तफ़ा की सहायता से भरपूर गोलाबारी की। ठीक है, इस युद्ध में, यानी पानीपत के युद्ध में, पानीपत के युद्ध स्थल पर इब्राहिम लोधी और इसका एक साथी था ग्वालियर का शासक विक्रमजीत मारा गया और बाबर ने इस निर्णायक युद्ध में विजय प्राप्त की। तो ये पूरा पृष्ठभूमि थी किसकी, जो 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का पहला युद्ध था। ठीक है, डायरेक्ट वो युद्ध करने नहीं आया, बल्कि यहाँ के लोगों ने उसको आमंत्रित किया, 4-5 लोगों ने मिलकर जो है आमंत्रित किया। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि किन किन लोगों ने आमंत्रित किया, तो ये आप अलग से नोट कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि तोपों को फजाने की पद्धति किसने स्टार्ट की, तो ये भी बाबर ने की है। तुलुगमा पद्धति ये भी बाबर ने की है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट ये है कि जो पानीपत का युद्ध था, ये पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश से कौन सा शासक जो है इब्राहिम लोधी के साथ देते हुए मारा गया, तो वह ग्वालियर के शासक विक्रमजीत मारा गया। ठीक है, तो इस चीज़ को भी जो है याद रखिएगा। तो ये जो हुआ सबसे पहले, ये चीज़ें बाबर के बारे में, पानीपत का पहला युद्ध। अब इसमें कुछ स्पेशल नोट्स हैं, एक लाइन में आप उसको याद रख लीजिए। बाबर ने तुलुगमा पद्धति को कहाँ सीखा, उज़्बेकों से सीखा। ठीक है, बाबर ने 1506 में फैसला लिया कि उसे सभी अनुगामी बाबर को बादशाह का कहेंगे। ठीक है, बादशाह कहेंगे। ठीक है, सुल्तान नहीं कहला जाएगा, अभी बादशाह कहला जाएगा। ठीक है, इसने ये फैसला लिया बाबर ने। बाबर का भारत पहला आक्रमण बाजौर भीरा था 1519 में। ठीक है, पहला आक्रमण था। इब्राहिम लोधी पर किया गया आक्रमण भारत का 5वां आक्रमण था। ठीक है, बाबर का पूरा नाम इम्पोर्टेंट है, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, रूमी या उस्मानी पद्धति, यानी दो गाड़ियों के बीच तोप को सजाना ही जो है ये रूमी पद्धति कहलाता है, जो भी हमने ऊपर बात की। ये पता होना चाहिए किसने शुरू की, तो बाबर ने शुरू की। ठीक है, अब जो है आगे देखते हैं। हुमायूं ने बाबर को कोहिनूर हीरा दिया। ठीक है, ये हुमायूं नहीं हो, कोई दूसरा होगा। ठीक है, हुमायूं ने यह ग्वालियर के राजा विक्रमजीत से जीता। ये थोड़ा सा आप देखेंगे, ये थोड़ा सा हटा दीजिए इसको, ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, बाबर को कलंदर कहा जाता था। अब ये यहाँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कलंदर कहा जाता है, इसको आप इग्नोर मारिएगा, ये नहीं है, शायद गलती से ये चीज़ आ गई है। अब यहाँ पर जो है एक चीज़ ध्यान रखिए आप
कि बाबर को कलंदर कहा जाता था, पानीपत के युद्ध के प्रदर्शी गुरु नानक देव जी थे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कलंदर किसने उपाधि धारण की, बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या औरंगजेब ने। तो ये बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी, इंपॉर्टेंट है। पानीपत की युद्ध के प्रत्यदर्शी कौन थे, गुरु नानक देव जी थे। ये प्रश्न भी जो है पूछा गया है। अब जो इम्पोर्टेंट जो एक युद्ध और आया वो है खानवा का युद्ध। 4 महत्वपूर्ण युद्ध है, मैं उसमें एक एक करके बात करूंगा। तो ये हमने पानीपत के पहले युद्ध के बारे में बात की। अब दूसरा युद्ध आता है खानवा का युद्ध 1927 में, है ना, सॉरी 1527 में। 1526 में कौन सा युद्ध आया, आपने देखा 1500 जो है 26 में आया पानीपत का युद्ध। अब 27 में आता है खानवा का युद्ध। अब चारों युद्ध हैं इंपॉर्टेंट, कौन कौन से याद कैसे रखना है वही बताऊंगा मैं। बाबर ने राणा सांगा पर समझौता भंग करने का आरोप लगाया और कहा कि समझौते के अनुसार मैंने दिल्ली पर तो आक्रमण कर दिया। अब आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए। जब मैंने आपको बताया था कि पानीपत युद्ध के लिए बाबर ने जो है, बाबर को बहुत लोगों ने जो है आमंत्रित किया दिल्ली पर, मतलब भारत पे आक्रमण करने के लिए, तो उसमें से राणा सांगा भी था। तो उसने कहा था कि आप दिल्ली पर आक्रमण कीजिए, मैं आगरा पे करूँगा, पर इसने आगरा पर आक्रमण नहीं किया, ऐसा जो है बाबर ने कहा। ठीक है, परंतु आगे देखते हैं, परंतु राणा सांगा ने आगरा पर आक्रमण नहीं किया। दूसरी ओर राणा सांगा ने पहले सोचा था कि बाबर भारत में स्थायी रूप से राज नहीं करेगा, परंतु पानीपत की जीत और बाबर कि स्थायी साम्राज्य निर्णय देख राणा सांगा ने एक माह गठजोड़ बनाकर बाबर को भारत से पुनः लोधी वंश स्थापित करने की योजना बनाई। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि उसने जब आगरा पर आक्रमण नहीं किया तो बाबर ने इसका विरोध किया। ठीक है, अब राणा सांगा को ये नहीं पता था कि ये भारत पे आक्रमण करके स्थायी रूप से यहीं बस जाएगा। ठीक है, यहीं बस जाएगा और यहीं साम्राज्य बना लेगा। फिर राणा सांगा ने क्या किया, कुछ लोगों को एकत्रित किया और फिर से उसने लोधी वंश स्थापित करने के लिए योजना बनाई और खानवा का युद्ध लड़ा। ठीक है, खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 में खानवा नामक जगह पे बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा हार गया। अब राणा सांगा के साथ किस किस लोगों ने साथ दिया, तो राजपूत राजा मालवा का मेदिनी राय, महमूद लोधी, हसन खां मेवाती, आलम खां लोधी, ये लोग जो है शामिल थे राणा सांगा की गठबंधन में। ठीक है, क्योंकि अब वो फिर से चाहते थे कि लोधी वंश आए, पर अब वो तो इतना शक्तिशाली हो चुका था बाबर के, आ पाना मुश्किल था। तो ये खानवा का युद्ध में बुरी तरह से जो है पराजित हुए। तो पहला युद्ध कौन सा युद्ध, पानीपत का। दूसरा खानवा का युद्ध। ठीक है, बाबर ने इस युद्ध में मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया। ठीक है, तथा मुसलमानों पर लगने वाले तमगा नामक कर को समाप्त करने की घोषणा की। ठीक है, तो यहाँ पर जो जिहाद होता है ना, जिहाद शब्द अपन सुनते हैं, तो ये जिहाद जो है बाबर का ही दिया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। बाबर ने खानवा का युद्ध जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की। पहली उपाधि कलंदर की हो गई, दूसरी उपाधि गाजी की हो गई, खानवा का युद्ध। ठीक है, अब तीसरा जो है युद्ध चंदेरी का युद्ध। अब मैं आपको चारों युद्ध किस तरह से याद रखना है मैं आपको वो भी बताऊंगा। अब क्योंकि सबसे अच्छी बात ये थी कि चारों युद्ध एक एक साल के उसमें हुए थे, एक 26 में, एक 27 में, अभी 28 में। तो चंदेरी का युद्ध, जो आप सभी जानते हैं चंदेरी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो चंदेरी का युद्ध बाबर और मालवा शासक मेदिनी राय के बीच हुआ। ठीक है, मेदिनी राय के बीच में हुआ। इस युद्ध में बाबर विजयी रहा और मेदिनी राय जो है मारा गया। ठीक, तो चंदेरी हो गए। अब चौथा युद्ध आता है घाघरा का युद्ध। ठीक है, घाघरा का युद्ध। तो जो आखिरी युद्ध है वो है घाघरा का युद्ध। तो हम जो है आगे देखेंगे घाघरा के युद्ध में किस तरह से जो है, एक मिनट, हाँ, तो हम यहाँ जो है देख रहे थे कि इसके बाद जो है घाघरा का युद्ध हम देख रहे थे। ठीक है, चंदेरी का युद्ध हो गया, घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो घाघरा का जो बेसिकली युद्ध था वो बाबर और अफगानों के बीच में था। ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ, 1529 में। घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के बीच बिहार के घाघरा नदी तट पर हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। कुल मिला के बाबर जो है चारों महत्वपूर्ण युद्धों में विजयी हुआ। पहला कौन सा विजय था, पानीपत, फिर चंदेरी, फिर चंदेरी के बाद फिर, एक मिनट, नहीं चंदेरी का नहीं, खानवा का। ठीक ठीक,
ठीक है। तो कौन कौन सा युद्ध हुआ? सबसे पहला युद्ध ध्यान रखिएगा, पहला युद्ध हुआ पानीपत का, फिर खानवा का, फिर चंदेरी का, और फिर घाघरा का युद्ध। इस तरह से 4 युद्ध महत्वपूर्ण होते हैं। अब आप कैसे याद रखेंगे? बाबर ने पानी पिया, ठीक है। इसके बाद फिर काहे का युद्ध था? खानवा का, तो खाना खाया। फिर चंदेरी का युद्ध, तो क्या हुआ? चोली, और फिर घाघरा। तो आप ऐसे जो है आकर याद रखने की ट्रिक है। आपकी दूसरी ट्रिक हो सकती है, पर मुझे ये चीज़ थोड़ा इस टाइप की ट्रिक थोड़ा ठीक लगी। तो क्या? पानी पिया, खाना खाया, चोली पहना और घाघरा पहना। तो ठीक है, ये लाइन से जो है 26, 27, 28 और 29, इन चारों डेट में जो है आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये महत्वपूर्ण युद्ध समाप्त हुआ। तो बाबर द्वारा लड़ा गया ये अंतिम युद्ध था, घाघरा का युद्ध। आप याद रखिएगा, कन्फ्यूज़न नहीं होना आपस में, है ना। ये इसका इसमें आ जाए या उसका इसमें आ जाए, तो ये चीज़ें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को विशेष तौर पे याद रखेंगे। ठीक है, पानीपत मैंने पानी पिया, खाना खाया, यानी खानवा का युद्ध। ठीक है, तीसरा चंदेरी का युद्ध, और चौथा घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध जो अफगानों के बीच में लड़ा। चंदेरी का जो है अपने चंदेरी में जो मेदिनी राय थे उनके बीच लड़ा। और जो खानवा का युद्ध है उसमें जो है जो लोधी थे पुराने, जिन्होंने आमंत्रित किया था, जिसमें राणा सांगा हो गया और ये जो लोधी थे, इन सब ने आपस में जो है मिलके एक सेना के तहत उनसे लड़ा। और जो पानीपत का था वो इब्राहिम लोधी के साथ लड़ा। तो इस तरह से चारों युद्ध जो है इनके बीच में लड़े गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये अंतिम युद्ध था। युद्ध में बाबर का भारत पर स्थायी रूप से अधिकार हो गया, और एवं बाबर के साम्राज्य की सीमा सिंधु से लेकर बिहार और हिमालय के से लेकर ग्वालियर तक जो है पूरी फैल गई। बाबर की जो है 26 दिसंबर 1530 को आगरा में मृत्यु हो गई। बाबर को आगरा में आराम बाग में दफनाया गया, किंतु बाद में काबुल में दफनाया गया। तो काबुल में दफनाया गया, तो इसके क्या मायने हुए? इसके मायने हुए कि बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में है, यानी अफगानिस्तान में है। ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा। अब यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आप फिल्टर लगा सकते हैं एग्ज़ाम में, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको ये बताया, तो ये भी चीज़ जो है बहुत बार पूछी गई है। अब कुछ नोट्स अपन देख लेते हैं, जैसे हर बार देखते आए हैं। बाबर ने तुर्की के बाबरी यानी बाबर नामक आत्मा तुर्की भाषा में लिखी। 2 प्रश्न थे इसमें। ठीक है, 3 प्रश्न हैं इसमें। एक ये सिंगल लाइन में जो है 3 प्रश्न बनते हैं और बने हुए हैं, प्रीवियस देखेंगे तो आया हुआ है। बाबर ने अपनी आत्मकथा क्या लिखी? तुजू के बाबरी लिखी, यानी बाबरनामा लिखा। ठीक है, उस कथा कौन सी भाषा में थे? तुर्की भाषा में थे। ठीक है, तुर्की भाषा में थे, ये इंपॉर्टेंट है, तुर्की भाषा में। ठीक है, अब पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से मुगल शासक कौन कौन शासक थे जिन्होंने अपनी जीवनी लिखी, आत्मकथा लिखी थी, जिसमें से बाबर भी है। तो ये 3 प्रश्न हो गए, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक लाइन से मैक्सिमम जितने प्रश्न बन सकते हैं, उन सारे जो जो भी प्रोबेबिलिटी होती है वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई। दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, बाबर ने काबुल में शाहरुख एवं गंधार में बाबरी नाम के सिक्के चलाए। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट था। इसके बाद बाबर ने सुल्तान की परंपरा को तोड़ा और खुद को बादशाह घोषित किया, जो मैंने ऊपर आपको बताया था कि अब सुल्तान नहीं कहलाया जाएगा बल्कि बादशाह कहलाया जाएगा। बाबर ने नापने के लिए गज बाबरी नामक माप का प्रयोग किया। ठीक है, बाबर ने मुबैयान नामक वाद्य यंत्र भी जो है विकसित किया। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, अकरान, अस्करी और हिंदाल। ठीक है, अब यहाँ से बाबर की जो है लीला ख़त्म हो गई। अब दूसरी लीला स्टार्ट होगी हुमायूं जी की, यानी उनके पुत्र थे, 4 पुत्र थे, चारों को एक एक क्षेत्र बांट के रखा था। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे मुगल सम्राट हुमायूं के बारे में। ठीक है, बाबर का पूरा अंत हो गया। मैंने एक एक चीज़ बताई कि कैसे, कौन था, उनके माता पिता क्या थे, कैसे अफ़गानिस्तान में रहा, किस तरह से जो है भारत आया, किस कौन कौन सी युद्ध लड़े और क्या क्या काम किया, ये सारी चीज़ें पे बात की। यहाँ से ही प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अब बाबर के 4 पुत्र थे। ठीक है, हुमायूं जिसे दिल्ली आगरा वाला क्षेत्र दिया गया था, कमरान जिसे काबुल और कंधार का क्षेत्र दिया गया था, अस्करी जिसे संभल का क्षेत्र दिया था, और हिंदाल को अलवर का क्षेत्र जो है दिया गया था, यानी यहाँ के ये सूबेदार थे। ये सूबा पूरा इन्हीं के अंदर में रहता था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध। हुमायूं ने सब बहुत विशेष काम नहीं किया। ठीक है, सीढ़ियों से गिरकर मर गया। पर ये ऐसा मुगल साम्राज्य है जिसका 2 बार अभिषेक हुआ। ठीक है,
तो उस पर भी हम बात कर लेंगे। तो कलिंजर पर आक्रमण किया, आक्रमण, ठीक है, 1531 में पहला आक्रमण था, बहुत इंपॉर्टेंट है। हुमायूं का पहला सैन्य अभियान बुंदेलखंड के कलिंजर के विरुद्ध था। कलिंजर का शासक शासक प्रताप रुद्रदेव था। यह अभियान असफल रहा। ठीक है, अब क्योंकि MPPCS भी जल्द एग्जाम होगा तो उस दृष्टि से बहुत प्रमुख था। कलिंदर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? हुमायूं के बीच में हुआ है। ठीक है, बुंदेलखंड का है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। प्रताप रुद्रदेव राजा थे। ठीक है, इसका अभियान लेकिन यहाँ पर असफल हो गया 1531 में। कलिंजर का युद्ध, बार बार बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, तो इसलिए जो है इसको विशेष तौर पे जो है इसको ध्यान दें, इस पहले वाले को। ठीक है, हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध की हम बात कर रहे हैं, तो इसके तहत जो है पहला 1531 था। हुमायूं का पहला सैन्य अभियान बुंदेलखंड के कलिंजर के विरुद्ध था। कलिंजर का शासक प्रताप रुद्रदेव था। यह अभियान असफल रहा। दोहरिया का युद्ध 1532 में, जस्ट एक साल बाद। ठीक है, यह युद्ध हुमायूं और अफगान शासक महमूद लोदी के बीच था। इसमें हुमायूं जीता। चुनार का घर घेरा। ठीक है, इस समय चुनार पर अफगान शासक शेर खां का अधिकार था। शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, बहादुर शाह से संघर्ष। ठीक है, बहादुर शाह से संघर्ष। हुमायूं ने बहादुर शाह पर आक्रमण किया, जिससे गुजरात शासक बहादुर शाह पराजित हुआ। हुमायूं ने मांडू और चंपानेर के किले जीते। ठीक है, हुमायूं ने मांडू और चंपानेर के किले जीते। चौसा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मेन युद्ध स्टार्ट होता है। ठीक है, यह युद्ध अफगान शासक शेर खां, जिसे शेर शाह सूरी कहा गया, और हुमायूं के बीच हुआ। चौसा का युद्ध कब हुआ न जाने, ये प्रश्न जाने कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चौसा का युद्ध जो है 26 जून 1539 को हुआ। किसके इसके बीच? अफगान शासक शेर खां या शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का बचपन का नाम शेर खां था, ये याद रख लीजिए, पूछा गया है। एवं हुमायूं भी। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ, यानी शेर शाह सूरी जीत गया और सूरी वंश यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पर क्योंकि हम शेर शाह सूरी नहीं पढ़ रहे हैं, उसके लिए मैं एक अलग से ही वीडियो, अगला वीडियो हो सकता है शेर शाह सूरी पर ही हो। ठीक है, उम्मीद रहेगी कि उसी पर बनाया जाए। ठीक है, तो इसमें पराजित हुआ। शेर शाह ने शेर शाह उपाधि धारण की, शेर शाह की जो है उपाधि धारण की। ठीक है, हुमायूं घोड़े सहित, अब हार गया तो क्या हुआ, भग गया अब हुमायूं घोड़े सहित गंगा नदी में कूद गया एवं निजाम नामक भिस्ती की सहायता से जान बचाई। हुमायूं ने इस उपकार के बदले भित्ती को एक दिन का बादशाह बनाया। ठीक, एक युद्ध और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का, बिलग्राम का युद्ध, जो 40 में लड़ा। ठीक है, 40 में लड़ा। पहला ये जो था चौसा का युद्ध 39 में, और एक साल बाद जो है कौन सा युद्ध लड़ा? बिलग्राम का युद्ध लड़ा, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच में जो है युद्ध लड़ा, जिसमें भी हुमायूं पूरी तरह से पराजित हुआ। यानी जब उन्होंने चौसा का युद्ध लड़ लिया और पराजित हो गए, तो हुमायूं को लगा कि इतना बड़ा साम्राज्य जो हमारे पिताजी ने बनाया और हम उससे हार गए, तो फिर से उसने कोशिश की बिलग्राम के युद्ध में 40 में, और इसमें क्या हुआ, ये फिर से पूरी तरह पराजित हुआ। और इस युद्ध के बाद हुमायूं भारत छोड़कर सिंध भाग गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है शेर शाह सूरी ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया और सूरवंश की स्थापना की। यानी शेर शाह सूरी जो था सूरवंश की स्थापना की। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं निर्वासन काल में जो है हुमायूं कहाँ कहाँ रहा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कुछ प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। तो बिलग्राम के युद्ध से पराजित होने के बाद प्रारंभ में हुमायूं ने अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ शरण ली। ठीक, दूसरा, हुमायूं ने 1541 में हमीदा बानो बेगम के निकाह किया और अमरकोट में ही हमीदा बानो ने अकबर को जन्म दिया। यानी बाबर का बेटा हुमायूं और हुमायूं का बेटा अकबर। यानी अब हम इसके बाद जो है इसके बाद शेर शाह सूरी पढ़ेंगे, लेकिन शेर शाह सूरी की जस्ट बाद अकबर की बारी आएगी तो हम अकबर पढ़ेंगे। ठीक है, 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हुमायूं ने 1541 में हमीदा बानो बेगम से निकाह किया, शादी की, और अमरकोट में ही उन्होंने किसको जन्म दिया? अकबर को। तो प्रश्न पूछा जाता है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म जो है अमरकोट में हुआ है। ठीक है, अमरकोट में हुमायूं ने ईरान के शाह के यहाँ शरण ली। 1545 में हुमायूं ने की कंधार और काबुल पर अधिकार कर लिया। ठीक है, 1545 हुमायूं के कंधार व काबुल पर अधिकार कर
लिया। ठीक है, चलिए आगे जो है बस इतना ही। हुमायूं ने 1555 में ईरान के शाह तथा बैराम खां की मदद से पुनः सिंहासन प्राप्त किया। ठीक है, तो इस तरह से 2 बार जो है सिंहासन पर बैठा। ठीक है, एक बार तो जैसा मैंने आपको बताया था उस समय पर, और एक इस समय पे। तो दोस्तों, इस तरह से जो है ये इम्पोर्टेंट वीडियो समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। क्रमबद्ध मैंने आपको समझाने की कोशिश की, एक एक चीज़ मैंने इसमें बताई, और आगे जो है और इसी तरह चीज़ें मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको किसी चीज़ की डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से ही आप बता दें। लाइक ज़रूर वीडियो करें, ठीक है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को लाइक करें। कमेंट्स ज़रूर करें, अगर आपको लगता है कुछ चीज़ जानना है तो आप कमेंट्स भी जो है कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। नमस्कार।